हे गाइस, वेलकम बैक। तो आईटीआर्स भरने का टाइम है। आप सब जॉब कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना दी जाए, तो उसके ऊपर हम देखें कि अगर आईटीआर 1 फॉर्म आपने फिल करना है, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सैलरीड इनकम आपकी मेन इनकम है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम या कोई इंटरेस्ट का खर्चा है, या आपको कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, तो आप आईटीआर 1 कैसे ऑनलाइन खुद फाइल कर सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प के। तो आज उसी के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी आईटीआर फाइलिंग का काम शुरू करना है, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं प्रज्यूमिंग, तो आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने पास रख लीजिए। पहले सबसे पहले तो आप फॉर्म 16 अपने पास रख लीजिए। देन आप अपना फॉर्म 26 ए एस जब आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो इस तरह से जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे ऊपर ऐसे टैब्स आएंगे आपके पास। तो ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 ए एस। तो अपना फॉर्म 26 ए एस असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी कि 2022-23 साल का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। और उसके साथ फॉर्म 26 के साथ आपको AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन का है, उसको भी डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड बार पे एक डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी, तो वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे सैंपल तौर पे दोनों फाइल्स को डाउनलोड करके रख रखा है अपने पास। तो ऑब्वियसली फॉर जो पर्सनल डाटा है वो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, इसको वर्ड पे कन्वर्ट करके। तो फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 26 ए एस हो गया, AIS हो गया, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए सबसे पहले। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स का पहले आप एनालिसिस कर लीजिए, एक समरी बना लीजिए अपने पास एक पेपर पे बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ताकि आपको सारे काम करने में आसानी रहे। देखिए, जो फॉर्म 26 ए एस आप देखेंगे तो उसमें आपको आपके TDS डिडक्शन और आपकी इनकम की डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द डिडक्टर आ जाएगा कि किसने आपका TDS डिडक्ट किया, उसका टैन नंबर आ जाएगा, कौन से सेक्शन में डिडक्ट किया गया। ये 192 सेक्शन है, तो यानी कि सैलरीड वाला सेक्शन है, तो उसमें डिडक्ट किया गया। कौन कौन सी डेट की बुकिंग है वो आ गई। ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट है कि ये जो टोटल अमाउंट पेड उन्होंने दिखा रखी है, और जो ये टोटल टैक्स डिडक्टेड यहाँ पे दिखा रखा है, इसको आप अपने फॉर्म 16 से जरूर टैली कीजिए। फॉर्म 16 में आपकी ये अमाउंट और ये अमाउंट बिल्कुल डिट्टो सेम आनी चाहिए। और जो ये टोटल TDS डिपॉजिटेड है, ऑब्वियसली जितना टैक्स डिडक्ट हुआ उतना ही TDS जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें कि आपने पूरा टैक्स डिडक्ट तो कर लिया, पर आपने सरकार को जमा क्यों नहीं करवाया। तो ये चीज आप अपनी फॉर्म 16 के साथ जरूर टैली कर लीजिएगा। तो 101% अगर सब कुछ सही है, आपका एम्प्लॉयर ठीक है, ठीक काम करता है, तो वो आपकी 101% पूरी टैली करेगी उसके साथ। इसके बाद कोई और सेक्शन में TDS कटा है, कोई आपका बैंक में काफी हेल्दी डिपॉजिट्स पड़े हैं तो उनके इंटरेस्ट के ऊपर TDS कटा है, तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके बाद आपकी कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन है तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है, बट यहाँ पे इस केस में सिंप्लिसिटी के लिए कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस है। तो ये चीज आपकी फॉर्म 26 में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पहले तो फॉर्म 26 में जो आपकी इनकम की फिगर्स आ रही हैं, ये वाली फिगर्स, यानी सॉरी एक सेकंड ऊपर करना, ये जो आपकी फिगर्स आ रही हैं फॉर्म 26 की, इसको कहीं पे अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए कि फॉर्म 26 में आपकी इनकम कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है और आपका टैक्स कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और फॉर्म 16 से तो आप इसको टैली कर ही लेंगे ताकि कोई मिसमैच ना रहे इस चीज में। तो जब फॉर्म 26 ने आप में आपने अपने आप को क्लियर कर लिया, देन आप आ जाइए AIS पे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। सॉरी, पहले मैंने सिस्टम बोला था एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की कुछ पिक्चर नजर आएगी आपको। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से इरेज कर दी है। तो पैन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आधार, ये सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आपकी जो देखिए सैलरीड की इनकम है, सैलरी इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी गई है। ये सैलरी इनकम आपकी फॉर्म 26 AS से भी टैली करेगी, आपके फॉर्म 16 से भी टैली करेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी के ऊपर TDS डिडक्ट किया गया, जो फॉर्म 26 AS में भी आपका रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो सिमिलर वे में वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। राइट। तो ये आपका टैली करेगा फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS के साथ। इसके बाद आपकी जो अदर ट्रांजेक्शन्स रही हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस पर्सन को डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है HDFC AMC से 588 रुपीज की। तो ये डिविडेंड इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप ये मत भूलिएगा कि आप उसको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न में एज अ इनकम रिपोर्ट करना ही करना है। जो फॉर्म 26 AS
और AIS में आपका रिपोर्ट हो गया, उसको आपको इनकम रिपोर्ट करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत रिपोर्टिंग हुई है AIS में या फॉर्म 26AS में, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ना रिपोर्ट करके, क्योंकि कल को कोई आपको इंटीमेशन आ गया, कोई नोटिस आ गया, तो आपको जवाब देने के लिए आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। अदरवाइज तो आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे डिविडेंड इनकम 588 रुपीज की आ गई, तो आपने सोचा कि यार डिविडेंड इनकम ही है, छोटी सी अमाउंट है, क्या दिखा के करना है इसको ITR में, दिखाना पड़ेगा आपको ITR के अंदर, राइट। तो उसके बाद जैसे ये तो डिविडेंड इनकम रिपोर्ट हो गई। उसके बाद AIS में देखिए आपका सेविंग का इंटरेस्ट देखिए रिपोर्ट कर दिया। तो ऑनलाइन देखिए आपका ये सब कुछ डाटा बैंक सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो देखिए जैसे इस पर्सन को HDFC बैंक से सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया 10,937 रुपए, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। तो उस पर्सनल रीजंस की वजह से तो अकाउंट नंबर यहाँ पे रेज कर दिया गया है। तो सेविंग्स का इंटरेस्ट आ गया, तो कोई ICICI बैंक से उसको इंटरेस्ट मिला, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये पूरे साल का डाटा होता है, पूरे साल में। तो यहाँ पे कोई टर्म डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट यानी FDRs का कोई इंटरेस्ट है तो खाली 9 रुपीज दिया, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। उसके बाद आपकी कुछ और ट्रांजेक्शन आ गई कि ड्यूरिंग द ईयर आपने म्यूचुअल फंड्स को परचेज किया, तो यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू 0 है, खाली परचेज वैल्यू है। तो यानी कि अगर सेल वैल्यू नहीं है तो आपका कोई कैपिटल गेन इनकम नहीं है। अगर यहाँ पे सेल वैल्यू भी आ रही होती तो आपका जरूर कैपिटल गेन इनकम होता। कई बार एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में सारी चीजें माइट भी हो सकता है कि पूरी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ना करें, माइट भी यहाँ पे सेल वैल्यू ना हो, पर आपको पता हो कि आपने कुछ सिक्योरिटीज वगैरह बेची थी, तो आपको एज पर ऑनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना भी कर रही हो। पर यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट कर रही है फिर तो ऑब्वियसली आपने की होगी ट्रांजेक्शन। तो सेल नहीं है तो खाली परचेज है, तो परचेज के ऊपर तो कोई टैक्स होता नहीं है, तो इसको फिर जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए समझ लीजिए। उसके बाद एक और म्यूचुअल फंड्स परचेज है, इसमें भी कोई सेल नहीं है। ये भी कोई सिप इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी कोई सेल नहीं है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स उसकी दिखाई दे रही हैं। तो ये भी परचेज है, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं है। तो इस तरह से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी कुछ ब्रॉडर जानकारी आ जाएगी। ये सैलरी का फिर से एक बाइफर्केशन आ गया कि इतनी सैलरी आपकी बनती है, जो फॉर्म 16 और 26 से टैली होगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बता दिया गया कि पिछले साल आपको इनकम टैक्स का इतना रिफंड इतनी तारीख को क्रेडिट किया गया। देखिए इनकम टैक्स रिफंड कोई टैक्सेबल नहीं होता, पर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर, वो आपका टैक्सेबल आइटम होता है अदर सोर्सेज में। तो याद रखिए कि उसको आपको इनकम रिपोर्ट करना है। ये तो दो जो 2220 रुपए हैं, ये तो सिर्फ रिफंड की अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है। वो आप फॉर्म 26AS से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड तो नहीं दिख रहा, या फिर आप अपनी उसमें जाके पिछले साल की जो आपकी ITR प्रोसेस हुई होगी, तो उसमें जो प्रोसेसिंग की मेल आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसमें जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको कोई इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट रिफंड पे इंटरेस्ट तो नहीं मिला हुआ। फॉर्म 26AS का मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें रिफ्लेक्ट ये करता है कि नहीं करता, बट पिछले साल की प्रोसेस्ड वाली जो मेल आती है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है, उसमें तो ये रिफ्लेक्ट करता ही करता है, ये तो मैं 100% श्योर हूँ, राइट। तो ये अब आपने एक समरी बना ली फॉर्म 16 की, सबसे पहले कि फॉर्म 16 में आपकी टोटल इनकम क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद उस फॉर्म 16 में आपका टैक्स जो आपने कटवाया है TDS, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर्म 16 में आपने क्या क्या सेविंग्स रिपोर्ट की थी 80C वगैरह की, तो वो सेविंग्स की अमाउंट कितनी कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो एक डायरी पे आपने नोट कर लिया। उसके बाद फॉर्म 26S में नोट कर लिया कि क्या कौन सी इनकम रिफ्लेक्ट कर रही है। फॉर्म 26AS में कोई ऐसी इनकम रिफ्लेक्ट नहीं कर रही जो आपके नोटिस में ना हो या आपको याद ही ना हो कि ये इनकम भी थी मेरी। तो अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम थी अदर देन फॉर्म 16, तो उसको नोट कर लीजिए और फॉर्म 16 की इनकम को टैली कर लीजिए। सिमिलरली फॉर्म जो AIS है, इसको क्रॉस चेक कीजिए, इसमें जो सैलरी इनकम रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपकी टैली कर रही है, बिल्कुल ठीक है, ओके है। उसके अलावा कौन कौन सी इनकम्स अदर रिपोर्ट हो रखी हैं जो आपने पहले अपनी डायरी में नोट नहीं की थी, उन इनकम्स को उनके रिस्पेक्टिव हेड में नोट कर लीजिए। जैसे डिविडेंड इनकम को रिपोर्ट कर लिया, FD के इंटरेस्ट को अलग से रिपोर्ट कर लिया, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को अलग से रिपोर्ट कर लिया। तो ये आपका एक समरी बन गया इन तीनों स्टेटमेंट्स का। उसके बाद आप अपनी खोलिए बैंक स्टेटमेंट। याद रखिए बैंक स्टेटमेंट जितने भी आपके सेविंग अकाउंट के खाते थे लास्ट ईयर के, तो वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स आप चेक कीजिए। तो सबसे पहले जब आप बैंक स्टेटमेंट खोलें तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कीजिए कि आपको क्रेडिट्स कितने रिसीव हुए हैं, कितना जो क्रेडिट आपको रिसीव हुआ है अदर देन सैलरी। देखिए सैलरी तो रिपोर्ट हो ही गई आपकी, सैलरी के अलावा कोई अदर क्रेडिट्स आपको रिसीव हुए, जैसे आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ क्वार्टर एंड पे, तो वो जो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट हुआ उसको आप नोट कर लीजिए, उसको टोटल लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि AIS में भी सेम इंटरेस्ट उतना ही अमाउंट का रिपोर्ट हो रखा है या कम अमाउंट का रिपोर्ट हो रखा है। हो सकता है कि AIS में आपका 10,000 का इंटरेस्ट रिपोर्टेड हो, पर आपने काउंट किया हो तो आपका इंटरेस्ट जो बनता हो सारे बैंकों का मिला के वो बनता हो 12-13 हज़ार रुपए का। तो आप यहाँ पे ऑनेस्ट बन के 12-13 हज़ार का रुपए का पूरा इंटरेस्ट जो है रिपोर्ट कीजिए। तो सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में अपनी डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देखिए,
कि आपने कहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो किसी तरह की कोई सेविंग में एलिजिबल थी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया या आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, तो उस तरह की ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लीजिए। कोई आपने कोई पीपीएफ में पैसे जमा करवाए हैं तो वो नोट कर लीजिए। कोई आपने पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराए हैं, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिकल का नोट करके रख लीजिए। तो इस तरह से अपनी ट्रांजेक्शन्स को नोट करके रखिए वहां पे, राइट। तो अब जब आप फिर उसके बाद ये सब एक समरी अपने पास रिपोर्ट कर लेंगे कि आपकी इनकम्स क्या थी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या थी और आपने कितना टैक्स ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है, तो ये जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉग इन करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप लॉग इन करेंगे तो ई फाइल सेक्शन में आके इनकम टैक्स रिटर्न, तो वहां पे क्लिक करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो जब आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, इस तरह की विंडो। तो यहाँ पे आप देखिए क्या सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो आप पिछले साल की रिटर्न भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 23-24 यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिटर्न आज हम ऑनलाइन भरना ही सीख रहे हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये मैं पहले कुछ रिटर्न बना के देख रहा था तो उसको अभी आप नहीं देखेंगे, तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए कि नई फाइलिंग स्टार्ट करनी है। तो नई फाइलिंग स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज करना चाहते हैं। देखिए अलग अलग तरह के आईटीआर फॉर्म्स हैं, तो आज हम आईटीआर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प मी डिसाइड द विच आईटीआर फॉर्म टू फाइल। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आईटीआर 1 आप कब कब यूज कर सकते हैं। देखिए ये आईटीआर 1 फॉर्म का लिखा हुआ है कि आप कब कब इसको यूज कर सकते हैं, कि अगर तो आप इंडिया के रेजिडेंट पर्सन है, आपकी खाली सैलरी इनकम है या आपकी कोई ब्याज वगैरह की इनकम है या कोई इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह है, डिविडेंड इनकम आई है, कोई पेंशन इनकम आई है, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है या आप सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, उसके रिलेटेड आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी में फाइल करनी है, राइट। मोटा मोटा मुद्दा तो 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है नहीं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, आपने इंडिया से बाहर कोई कमाई नहीं की, आपने कोई इक्विटी शेयर्स वहां पे होल्ड नहीं कर रखे, आपका कोई पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ क्रिटिकल चेक पॉइंट्स हैं जो आईटीआर 1 के लिए आपको देखने हैं कि आईटीआर 1 इन लोगों पे एप्लीकेबल है। तो फिर उसके बाद बैक आ जाइए, तो आपको पता लग गया कि आपकी जो सारी इनकम्स आपने डायरी पे नोट की थी तो वो आईटीआर 1 के मद्देनजर रखते हुए आईटीआर 1 के अंदर फिट होती हैं। तो आप आईटीआर 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, तो प्रोसीड कर दीजिए, प्रोसीड विद आईटीआर 1। तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो ऊपर ये याद रखिए ये सेशन टाइम का एक टाइमर चल रहा है साथ साथ में, जैसे ही आप कुछ क्लिक करते हैं तो ये टाइमर रिवाइज होकर वापस 30 मिनट्स पे आ जाता है। तो ये सेशन टाइमर अगर आपका एक्सपायर होगा तो फिर आपको रीलॉग इन करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अलग अलग रीजंस बताए गए हैं, तो हम आप अदर रीजन सेलेक्ट करके भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपका टैक्स बनता था तो आप यह लिख सकते हैं कि मेरी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा इनकम है तो इस वजह से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो ये कोई इतना रेलिवेंट फील्ड नहीं है, आप अदर करके भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। देन आपके पास ये जब आप खोलेंगे तो आपके पास ये एक डाटा सामने आ गया। यहाँ पे डाटा जो है वो आपका प्री फिल्ड रहता है, वो आपके फॉर्म 16 फॉर्म 26 एएस और एआईएस की मदद से यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिलअप कर देता है। आपने डायरी पे नोट करी हुई है तो आपको उसके हिसाब से इनको क्रॉस चेक करना है और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को खोल खोल के आपको चेक करना है। देखिए पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपका पैन नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वैसे तो सही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। तो ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं है, आपके सीए का है, तो आप एडिट करके आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको भरना है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट नेचर क्या है, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, कोई पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के हैं, या आप कोई पेंशनर हैं, या आप अदर पेंशनर हैं, या फिर आप कोई अदर में है, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक या एनबीएफसी में काम करते हैं तो आपका अदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप बताएंगे कि आप रिटर्न किस सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो आप ड्यू डेट के पहले ही फाइल कर रहे हैं और ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139(1) आ जाएगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते तो 139(4) सिलेक्ट करते, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके थे पर उसमें कोई गलती रह गई तो उसको आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो 139(5) सिलेक्ट कर देते, राइट। ये है कि अगर आप कोई
इनकम टैक्स के नोटिस के अंडर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो आपके ऊपर खैर एप्लीकेबल नहीं है। हम न्यू टैक्स रिजाइम को अप्लाई नहीं कर रहे, हम तो अपने ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर ही रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में तो आपको डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता नहीं है। देन उसके बाद बात आ जाती है कि आपके बैंक अकाउंट कौन कौन से हैं। इसके अंदर आपके पिछले साल में 2022-23 में जितने भी बैंक अकाउंट ऑपरेटिंग थे, सेविंग अकाउंट, वो सारे बैंक अकाउंट्स को यहाँ पे डिटेल आपको अपडेट करना है। चाहे आपने कोई सेविंग बैंक अकाउंट पिछले साल 2 महीने के लिए ओपन करके बंद कर दिया हो, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि कल को कोई इनकम टैक्स पकड़ लेता है तो वो गलत लिखेगा उस चीज को। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपको एक बैंक अकाउंट जो आपका रेगुलर ऑपरेटिंग रहता है उसको सिलेक्ट करना है कि इस कोई भी मेरा इनकम टैक्स का अगर रिफंड आए तो उस अकाउंट में ही आए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 अकाउंट रिफ्लेक्ट कर दिए, 1, 2 और 3, तो तीनों में से कोई एक को सिलेक्शन कर दीजिए, ऐसे मार्क करके, क्लिक करके, कि इसमें मेरा अगर कोई रिफंड आना तो रिफंड आए। तो जब आपने ये डिटेल्स को चेक कर लिया तो इनको कंफर्म कर दीजिए। ओके हो गया, तो आपकी जो पहली टैब है वो कंफर्म्ड होगी, वो क्लीन होगी। उसके बाद आपकी आ गई टोटल इनकम की टैब। अब आपको जो अपने डायरी में अपनी सारी कमाइयां नोट की थी 26 से, AIS से, फॉर्म 16 से और बैंक स्टेटमेंट से चेक करके, उनके बारे में अब डिस्कशन होगी। देखिए, पहले तो आप क्योंकि प्राइमरली सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो वो पूछ रहा है कुछ बेसिक सवाल कि आपको सैलरीड के ये कुछ ट्रांसफर पे ऊपर जो स्पेशल खर्चे अलाउड होते हैं वो उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो मैं मानता हूँ कि नो, क्योंकि मैं नॉर्मल एक एम्प्लॉय की तरह आपको ट्रीट कर रहा हूँ कि आपका कुछ इस तरह से स्पेशल आपको अलाउंस नहीं दिया गया, तो नो, यहाँ पे भी नो। उसके बाद HRA की एग्जाम्पशन के बारे में बात की गई है कि आपको HRA की अलाउंस की एग्जाम्पशन कोई लेनी है, तो मैं एक बार यहाँ पे यस कर देता हूँ कि हाँ जी, मेरे को यहाँ पे HRA की एग्जाम्पशन लेनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन आपको कितनी लेनी है, तो अगर तो आपने फॉर्म 16 में डिक्लेयर कर रखा था अपने एम्प्लॉयर को, तो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, माइट बी की डिटेल अगर वहाँ पे डिटेल्ड दी हुई है तो। नहीं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि भाई मेरी HRA की एग्जाम्पशन कितनी बनती है। तो 50,000 फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि मेरी 50,000 HRA एग्जाम्प्ट बनता था, कि जितना मेरे को HRA से छूट मिलनी चाहिए थी। आपको HRA एग्जाम्पशन का वो तो प्रोविजंस तो आई होप पता होगा, सेक्शन 1013A है आई थिंक इनकम टैक्स एक्ट का। तो उसमें 3 नॉर्म्स हैं HRA एग्जाम्पशन क्लेम करने के, कि जितना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है पूरे साल में, पहले तो उसको नोट कर लीजिए कि कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला। नंबर 1, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, मान लीजिए आपको मिला 1 लाख रुपए। सेकेंड नंबर पे नोट कर लीजिए 50% या 40% ऑफ द सैलरी। 50% तब लगेगा सैलरी का अगर आप मेट्रो सिटी में है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। 40% लगेगा कि अगर आप अदर सिटीज में है मेट्रो के अलावा। तो 40% ऑफ सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कोई कमीशन अगर आपको अपनी सैलरी में मिलता है तो। ठीक है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। आप अपने फॉर्म 16 में अपनी सैलरी की बाइफर्केशन चेक कर लीजिए कि जो आपकी टोटल सैलरी मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो उसमें से बेसिक सैलरी कितनी है, डियरनेस अलाउंस कितना है, कमीशन कितना है, उन तीनों का टोटल लगा लीजिए और उसका 40% कर दीजिए। तो वो नंबर 2 पे नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 3 पे आपका आएगा रेंट पेड। पहले पॉइंट पे क्या आया था कि आपका एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना है। सेकंड पॉइंट पे क्या आया था, 50% या 40% ऑफ सैलरी का मतलब मैंने समझा दिया। थर्ड पॉइंट पे क्या आया था, थर्ड पॉइंट पे आएगा रेंट पेड। पहले लिख लीजिए रेंट पेड की अमाउंट कि आपने पिछले साल में कितना रेंट पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, माइनस रेंट पेड में से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। सेकंड पॉइंट में था 40% ऑफ सैलरी, थर्ड पॉइंट में है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब सेम है, बेसिक प्लस DA, डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। उसका बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन का 10% कर दीजिए, उसको रेंट पेड में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीनों में से जो लोअर अमाउंट आएगी वही आपकी एग्जाम्पशन लिमिट होगी, तो वो यहाँ पे डाल दीजिए एग्जाम्पशन लिमिट। उसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस के ऊपर आपको कोई एग्जाम्पशन मिलनी है कि नहीं मिलनी, उसके बारे में बता दीजिए कि देखिए, अगर आपको आपकी सैलरी में फॉर्म 16 में चेक कर लीजिए, अगर लीव ट्रैवल अलाउंस मंथली या एनुअली कुछ मिलता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 2 छुट्टियां, मतलब 2 बारी जर्नी करने के लिए एक्सपेंसेस जो होते हैं उसकी छूट देता है। तो वो ब्लॉक ऑफ 4 साल में आपको मिलती है। जैसे पिछला जो ब्लॉक था वो 2018 से लेके 2021 तक का ब्लॉक था, अब 2022 से लेके नेक्स्ट 23, 24, 25 तक का ब्लॉक है, 25 तक का ब्लॉक है, 4 साल का ब्लॉक होता है। अब 2022 से लेके 2025 तक 4 साल में आप 2 ट्रेवल्स के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हर साल एक ट्रैवल किया तो आपने डाल दिया कि हर साल मेरा ट्रैवल का इतना खर्चा हो गया तो हर साल वो ट्रैवल का खर्चा उसमें क्लेम कर लिया। ऐसा नहीं, सिर्फ 2 ट्रैवल्स का खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं उन 4 सालों में। अगर आपने उन 4 सालों में पहले ही साल 2 सालों का दो का क्लेम कर लिया, उसके बाद फिर अगले सालों में आप चाहे कहीं भी घुमाएं तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी।
तो जो ये ट्रैवल का खर्चा अलाउड होता है, तो इसमें कोई फूड का या होटल स्टे का कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। सिर्फ आपका किराए का खर्चा, जो आपको जाने का या वापस आने का जो किराया लगा आपका और आपकी डिपेंडेंट फैमिली का, तो वो खर्चा आपको इसमें एज अ डिडक्शन अलाउड होता है। अगर बाय एयर जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास का खर्चा अलाउड होता है, बाय रेल जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट क्लास एसी का जो खर्चा होता है टिकट का, उतना अलाउड होता है। तो अगर बाय कार भी जाएंगे तो वो भी इक्वलेंट टू जितना आपका फर्स्ट क्लास एसी रूट के थ्रू ट्रेन का जो खर्चा होता है वो आपको अलाउड होता है। तो वो आप उसमें एज अ डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जितना आपका वो ट्रैवल का खर्चा लगा। राइट, तो जितना मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रज्यूम करता हूँ कि मेरा 20,000 का खर्चा लगा, तो इसमें आपके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए कि आपके कोई खर्चा लगा था या नहीं लगा था। तो इसके अलावा एनी अदर एग्जाम्पशंस नहीं है। तो जो ये यहाँ पे एग्जाम्पशंस होती हैं वो बड़ी टेक्निकल नेचर की होती हैं, तो हमारे केस में मैं मान के चलता हूँ सिंपल केस है, तो उसमें मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा। देन फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो आपकी जो सैलरीड इनकम थी वो सैलरीड इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, उसमें से टोटल सैलरी में से आपकी एग्जाम्पशन आ गई। ठीक है, उसके बाद आपकी डिडक्शंस 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देती है, वो आ गई। और पंजाब में 200 रुपये महीना प्रोफेशनल टैक्स लगता है, तो 2400 रुपये 2400 रुपीज उसका डिडक्ट हो गया, तो बाकी नेट आपकी सैलरीड इनकम आ गई। उसके बाद आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी कोई है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो हाउस जो है, अगर आपका जो पहले तो देखिए कि हाउस क्या है। अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, ठीक है, लेट आउट मतलब आपने किराए पे दिया है। सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आप इंटरेस्ट का खर्चा यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेट आउट है तो आपको कोई रेंटल इनकम है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अप टू 2 लाख तक अलाउड होता है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मेरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट था, तो मैंने वो 1.5 लाख रुपए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया, तो वो नेगेटिव में आ गया, वो खर्चा है मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ये देखिए 1.5 लाख रुपए नेगेटिव में। ठीक है, तो ये मेरी इनकम को लेस करेगा। उसके बाद आपकी अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। देखिए बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते, कैपिटल गेन की इनकम आप ITR 1 में फाइल नहीं कर सकते, तो बाकी बची अदर सोर्सेज की इनकम। तो अदर सोर्सेज की इनकम आपने डायरीज पे अपनी नोट की थी, सारे इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह वो सारे आपने नोट किए थे। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए जिसमें आपको डाउट है। देखिए आपको जो इनकम टैक्स रिफंड आया था उसके ऊपर ब्याज इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया खुद ही ऐड करके। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ गलती है, कुछ ठीक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ठीक कर दीजिए एडिट करके। ठीक है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स के ऊपर अगर आपको कुछ ठीक करना है कि सेविंग का इंटरेस्ट इतना है, टाइम डिपॉजिट्स का इतना इंटरेस्ट है, तो उसको करेक्ट करना है तो एडिट करके इसमें एडिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका डिपॉजिट्स वाले FD के इंटरेस्ट वाला डिपॉजिट आ गया, ये आपका सेविंग का डिपॉजिट आ गया। राइट, तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को इस चीज़ में। तो वो आप यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए। कोई इनकम आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही, तो यहाँ पे ऐड अदर इनकम करके, जैसे मान लीजिए डिविडेंड इनकम थी आपकी फॉर्म AAS में, तो डिविडेंड इनकम तो यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे ऐड अनदर इनकम करके डिविडेंड इनकम सेलेक्ट करके वो अमाउंट 588 रुपीज जो हमने देखी थी वो डाल के आप उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो आ जाएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। ये ग्रॉस टोटल इनकम की चिंता मत कीजिए कि 26 से वो टैली नहीं कर रही है, आपके जो आपने दिखाया था ये AAS से टैली नहीं कर रही। ये जस्ट आपके एग्जांपल के लिए है, जब आप खुद काम करेंगे तो आपकी टैली होनी चाहिए। राइट, तो ये आपकी इनकम से जब फ्रीज हो गई, आपकी डायरी से टैली हो गई, तो यहाँ पे आपका टोटल पूरा टैली करेगा। उसके बाद आप इसको कन्फर्म कर दीजिए, बस कोई इनकम छूट ना जाए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। जब आपने इस चीज को टैली कर दिया, देन उसके बाद डिडक्शंस पे आ जाते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या थी। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ ये सवाल पूछेगा, तो सवालों को देखते हैं। देखिए अगर आपने कोई 80G में किसी को कोई डोनेशन किया था, कोई मंदिर को, कोई गुरुद्वारा को, कोई ऐसे एलिजिबल कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको प्रूफ देती थी, तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैं मान के चलता हूँ ये यूजली हम कम ही करते हैं, तो नो सिलेक्ट कर दिया। ये हम कोई एक्सपेंडिचर करते नहीं है, ये भी हमारा नो होता है 80G जी। उसके बाद हमारा ये रिफ्लेक्ट कर गया कि आपकी 80C में जिसमें आप अपना हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अलग क्लेम कर सकते हैं, अपना PPF डिपॉजिट, आपका प्रोविडेंट फंड का खर्चा, चिल्ड्रन की जो एजुकेशन की फीस होती है उसका खर्चा यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर आप इससे 1.5 लाख, यहाँ पे मान लीजिए आपने 1.5 लाख की खर्चा की इन्वेस्टमेंट की थी, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है 75,000। तो उन्होंने पूछा कि डू यू एग्री विद द इन्फॉर्मेशन, कि आप 1.5 लाख की इन्फॉर्मेशन से एग्रीड है कि आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम कैपिंग भी 1.5 लाख की है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए कि भाई मैं एग्रीड नहीं हूँ, मेरी तो इतनी अमाउंट बनती है। तो यस कर दीजिए, तो आपकी 1.5 लाख रुपए पूरी जो उन्होंने ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 से उठाई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसके बाद
ये तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। उसके बाद अगर आपका कोई उसके बाद अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कोई दिया है तो वो यहाँ पे यस कर दीजिए। तो वो आपने जितना प्रीमियम अपनी बैंक स्टेटमेंट में से चेक किया होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो कर दीजिए, डाल दीजिए। आगे जाके इसकी अमाउंट डलेगी, उन्होंने लिखा ना कि शेड्यूल 80D टू बी फील्ड, तो वो आगे जाके अमाउंट आएगी तो हम वहाँ पे इसको फिल कर देंगे। तो उसके बाद कोई एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये देखिए, आपको पता है कि सेक्शन 80 TTA में जो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग्स के ऊपर आपको 10,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे इसको आप यस कर दीजिए, तो वहाँ पे 10,000 का डिडक्शन आप डाल देंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कोई और डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो इसमें आपने जैसे ये एनपीएस में पैसा लगाया तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि ये डिडक्शन मैं क्लेम करना चाहता हूँ। या इसके अलावा आपको कोई और लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिसीज की, कोई पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज का डिडक्शन, तो अगर इस तरह का कुछ है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए रेलिवेंट ऑप्शन। अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट इस तरह की आपकी बैंक स्टेटमेंट में, तो आप इसको आगे फिर फर्दर कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस का एक कॉलम आ जाएगा आपके पास। मिनट, अभी लोडिंग हो रही है। ये लोडिंग कंप्लीट हुई तो ये डिडक्शंस का आपके पास कॉलम आ गया। तो 80C की डिडक्शंस आपकी आ गई एज पर फॉर्म 16, उन्होंने लिख दिया ऑलरेडी कि 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस हैं। तो 80D की जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अपना या पेरेंट्स का, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप मैक्सिमम 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। आप खुद का भी जो क्लेम एग्जम्पशन यहाँ पे जो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप एडिट करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे तो देखिए, तो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। तो पूछ रहे हैं कि आपका कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपने लिखा कि नहीं है सीनियर सिटीजन कोई। तो यहाँ पे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है, मान लीजिए मेरा 40,000 का खर्चा हुआ, सेल्फ एंड फैमिली मतलब मेरी फैमिली में मेरी वाइफ मेरे बच्चे, तो मेरा इतना खर्चा हुआ, तो मैक्सिमम मेरे को 25,000 तक की डिडक्शन यहाँ पे अलाउड है, चाहे मेरा खर्चा जितना मर्जी हुआ हो। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है कि आपने डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, तो उसका कोई कैश में खर्चा लगता है। तो ये तो आप हमेशा हमेशा 5,000 रुपये डाल ही दीजिए, ये 5,000 रुपये का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है टोटलिटी में, राइट। तो उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उनका, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनका आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नो है, तो उनका जो कोई हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, मान लीजिए सीनियर सिटीजन नहीं है तो मान लीजिए मेरा 35,000 रुपये उनका हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 तक डिडक्टेबल है। सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक डिडक्टेबल हो जाता है, राइट। तो उनका अगर आप 5,000 रुपये का खर्चा ये डालेंगे तो ये आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5,000 रुपये का यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। तो ये 25,000 इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली आपकी एज कम है तो 40,000 तक का आपको इंश्योरेंस का खर्चा नहीं होता, अनलेस अनटिल आपने ज़्यादा अमाउंट क्लेम की हो। तो आपका टोटल 50,000 रुपये का एलिजिबल डिडक्शन यहाँ पे बन गया, तो आप यहाँ पे इसको क्लेम कर लीजिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जगह पे जीरो कर दीजिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को, क्योंकि 2 जगह डाल दिया हमने। तो हमने इसको जीरो किया, सेव कर दिया, तो 50,000 तक का मैक्सिमम जो क्लेम है वो यहाँ पे हमने डिडक्शन में क्लेम कर लिया। उसके बाद आपने पीछे देखा था कि जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था वो 16,000 17,000 समथिंग रिफ्लेक्ट कर रहा था, और एफडी का जो इंटरेस्ट था वो 61,000 के करीब रिफ्लेक्ट कर रहा था। 80D डाल दिया, आपका एनपीएस का डिडक्शन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 80 टीडीए का डिडक्शन डाल दीजिए कि आपको 10,000 तक का सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में से भी ऐड करके देखा होगा, तो आपको एलिजिबल है फॉर डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपका टोटल सेविंग बैंक अकाउंट से कितना इंटरेस्ट आया। तो मान लीजिए मेरा 15,000 आया था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, तो 10,000 तक का आपको डिडक्शन अलाउड है, तो ये ऐड कर दीजिए डिडक्शन अपनी। तो ये इससे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। एक सेकंड, लोडिंग हो रही है अभी, थोड़ी साइट स्लो चल रही है क्योंकि बहुत सारे लोग फाइल कर रहे हैं रिटर्न्स अभी आज आज टाइम में। तो जैसे आपने ये फाइल कर दिया, आपका ओके हो गया, तो आपकी टोटल डिडक्शंस यहाँ पे आ गई, तो वो आप अपनी चेक कर लीजिए एक बार, तो कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे आपने कंफर्म किया तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गई, टोटल डिडक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं कि आपके टैक्सेस पेड पे।
टैक्सेस पेड में आपका जो टीडीएस होता है वही होता है। तो टैक्सेस पेड का वो टीडीएस आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अपना कि आपका टैक्स का वो टीडीएस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे शो डिटेल्स पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, डिटेल्स पे जाएंगे तो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ जाएगी कितना टीडीएस उसने डिडक्ट किया है। ये अदर देन सैलरी जॉब का टीडीएस डिडक्ट हुआ, कोई बैंक ने काटा इंटरेस्ट के ऊपर तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। अगर आपने कोई खुद का टैक्स जमा करवाया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो यहाँ पे उसका चालान नंबर भर दीजिए। मान लीजिए आपने खुद एक टैक्स जमा करवाया था कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स 500 1000 पे, तो यहाँ पे ऐड अनदर करके उसका चालान होगा आपके पास, उसका चालान नंबर और बीएसआर कोड और अमाउंट और डेट, ये 4 चीजें डाल दीजिए तो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी कि कितना टैक्स आपने खुद जमा कराया था। तो उसको बाद वो फिर इस टोटल में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद इसको कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करेंगे तो देन उसके बाद आपका ये भी कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर बात आ गई कि और कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे अपने आप कंप्यूट करेगा आपकी इनकम्स। वो कह रहा है कि आपकी इनकम्स अब हमारे हिसाब से इतनी बनती हैं, तो आपके इनकम्स के हिसाब से कोई टैक्स देना आपका बनता नहीं है। तो आप इसको इसके लिए ओके हैं नहीं है, तो हम ओके हैं इस चीज़ के लिए, तो कंफर्म कर दीजिए। देन उसके बाद फिर उन्होंने बता दिया कि भाई आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी बनता नहीं है, तो आप अब इस चीज़ से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई बनता होता टैक्स लाइबिलिटी तो फिर हाथ के हाथ आपको ऑप्शन आ जाता कि पे टैक्स ऑनलाइन, तो आप उसी टाइम अपना पैसा जमा करवा देते। तो यहाँ पे जितना हमारा टैक्स कटा था तो हमारा तो उल्टा रिफंड बन रहा है क्योंकि हमारी डिडक्शंस ज़्यादा थी। वो हमने हाइपोथेटिकल डाली है हाउसिंग प्रॉपर्टी वाली, एक्चुअल में तो वो नहीं थी, हाइपोथेटिकल डाली है तो इस वजह से रिफंड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी फिल करने के लिए। तो फिल करेंगे तो उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करके ओटीपी डाल के उसको सबमिट कर दीजिए तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों यही तरीका है रिटर्न फाइल करने का, बड़ा सिंपल तरीका है। तो ये तो थोड़ा वीडियो में आपको लेंथी लगेगा, बट जब आप खुद प्रैक्टिकली फाइल करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। बड़ा इजी है इसको काम करना, इसके ऊपर समझना इसको। तो रेदर देन किसी प्रोफेशनल से भरवाने के आप खुद ही भरना सीख लीजिए तो आपको और इजी लगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।